Hello guys, this is Utkarsh Srivastava and I welcome you on your own class. So we were studying फेडरलिज्म इन इंडिया कि फेडरलिज्म जो है वो इंडिया में किस तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इससे रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं। उसमें हम पहला पॉइंट जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले का वीडियो जो आपने नहीं देखा हो तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में आपको जो है फेडरलिज्म में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इसका जो टॉपिक है, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। जब हम पहले पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं वो नेसेसरी तो हैं लेकिन क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है फेडरलिज्म को हमारे देश में चला पाने के लिए। वाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट नॉट सफिशिएंट। मीन्स नेसेसरी यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविज़न्स हैं, अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए, अलग अलग कानूनों से जुड़े हुए जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं वो नेसेसरी यानी आवश्यक हैं लेकिन उतने ही पर्याप्त नहीं, यानी कि सफिशिएंट नहीं है। इसलिए हमें और भी ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। किसके लिए? कि जो फेडरलिज्म के लिए, अच्छी तरीके से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है फेडरल एक्सपेरिमेंट्स डिड नॉट सक्सीड ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे देश में फेडरलिज्म लागू किया जा रहा था या जब फेडरलिज्म लागू की जाने की कोशिश की जा रही थी तो जो प्रयास किए गए वो प्रयास सक्सीड इस वजह से नहीं हुए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न्स दिए गए हैं सिर्फ उनको फॉलो करके, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हैं, जो बातें लिखी हैं, बस उन्हीं को फॉलो करके जो हमारे देश में फेडरलिज्म है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। बल्कि इसके सक्सेसफुल होने का जो रीज़न है, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक एट्रीब्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी का रूल चलता है। यानी पहले डेमोक्रेटिक का मतलब क्या, कि जो पीपल हैं यानी जो सिटीजन हैं हमारी कंट्री के, वो इलेक्ट करते हैं अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो मिनिस्टर्स बनते हैं या जो एमपी होते हैं, एमएलएज होते हैं, इन सबको कौन सेलेक्ट करता है, कौन इलेक्ट करता है? वो है यहाँ की जनता, यानी कि पीपल या सिटीजन। तो ये बात आई कि फेडरलिज्म इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए थे, बल्कि इसके सक्सेसफुल होने का जो रीज़न है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दिस इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इज टू रिस्पेक्ट द फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर आर द शेयर्ड आइडियाज़। इसका मतलब ये हुआ कि जब फेडरलिज्म यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया तब ये आश्वासन दिया गया कि फेडरलिज्म जो है वो क्यों अच्छा है, क्योंकि फेडरलिज्म की जो आत्मा है यानी कि जो स्पिरिट है उसमें समाया हुआ है क्या, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी हमारे देश में मौजूद जो विविधता है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग एक साथ आसानी से रह सकते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की डाइवर्सिटी की। और डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, और क्या है, हमारे यहाँ जो लोग हैं उनमें एक दूसरे के साथ रहने की और एक दूसरे के साथ अपना कल्चर शेयर करने की जो इच्छा है या जो आकांक्षा है, उसकी वजह से हमारे देश में ये फेडरलिज्म ज़्यादा सक्सेसफुल है बजाय उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स के जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में लिखे हुए हैं। तो अब मेजर वेज इन विच फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड, यानी वो महत्वपूर्ण तरीके क्या हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि फेडरलिज्म जो है उसको यूज़ किया जा रहा है हमारे देश में। उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको देखा गया और जिनसे ये पता लगाया गया कि यहाँ पर फेडरलिज्म कार्य कर रहा है। तो उसमें सबसे पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी कि भाषिक राज्य। भाषिक राज्य यानी भाषाओं के आधार पर राज्यों को बांटा गया, वही क्या हो गया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन गया। लैंग्वेज जैसे कि तमिलनाडु, यानी तमिल बोलने वाले ज़्यादातर लोग तमिलनाडु में। इसी तरीके से कई सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज पॉलिसी यानी जो हमारी भाषा की जो योजना बनाई गई या नीति बनाई गई। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, और केंद्र और राज्य सरकार के बीच के जो रिश्ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियोस में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएं। अब हम आगे देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स जिसे मैंने आपको बताया कि ये भाषिक राज्यों को नाम दिया गया है,
इसको हिंदी में कहते हैं भाषिक राज्य। स्पेशल लैंग्वेज, कोई एक विशेष लैंग्वेज बोलने वाले लोग जब एक साथ रखे जाते हैं किसी स्टेट में तो वो स्टेट लिंग्विस्टिक स्टेट कहलाते हैं। जैसे द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। मीन्स जो क्रिएशन है, जो निर्माण है, किसका निर्माण? लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, यानी कि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों का समूह जो कि एक ही राज्य में रहता है। वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, माने हमारे देश में सबसे पहले और सबसे बड़ा जो टेस्ट हुआ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का कि क्या ये चीज़ चल पाएगी या नहीं। अगर ये चल गया तो क्या है, यहाँ पर जो फेडरलिज्म है उसका प्रयास किया जा सकता है या उसको लागू करने का प्रयास किया जा सकता है। तो सबसे पहले टेस्ट किया गया डेमोक्रेसी के लिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। तो जैसे कि हमने देखा इन 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, यानी कि जो बाउंड्रीज थी कई सारे राज्यों की, पुराने राज्यों की, उनको क्या किया गया? चेंज किया गया, यानी कि बदला गया। किस लिए? टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, ताकि नए राज्यों का निर्माण किया जा सके। पहले कई सारे राज्य जो थे उनको बहुत सारी बाउंड्रीज़ को बदल दिया गया और उनके नामों को बदला गया, उनके एरियाज़ को बदला गया और नए स्टेट्स बनाए गए। तो इस तरीके से दिस वाज डन टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेजेस लिव्ड इन सेम स्टेट। कहने का मतलब ये है, ऐसा इसलिए किया गया कि जो एक जैसी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं वो एक स्टेट में रहें और उनको ये भरोसा रहे कि हमारे साथ सरकार कोई भी गलत कार्य नहीं कर रही और हम सभी साथियों को, एक जैसे लोगों को एक पास रखने का प्रयास कर रही है। लेकिन कुछ स्टेट्स जो हमारे देश में हैं वो सिर्फ इस बात पर नहीं बटे हुए हैं कि वहाँ पर एक जैसी लैंग्वेज बोली जाती है, बल्कि वो क्या करते हैं, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी, यानी वहाँ पर क्या है, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग एथनिसिटी यानी अलग अलग प्रजाति नरजाति के लोग, अलग अलग जियोग्राफी यानी कि वहाँ की जियोग्राफी भी अलग अलग हैं। जैसे कहीं पर क्या है, कहीं पर आपको प्लेन्स मिल जाएंगे, कई स्टेट ऐसे हैं जो प्लेन्स गंगेटिक प्लेन में हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर माउंटेन मिल जाएंगे, कुछ स्टेट ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको डिज़र्ट मिलेगा या सूखे स्थान मिलेंगे, ठीक है ना, कहीं पे बारिश ज़्यादा, कहीं पे बारिश कम, कहीं पे सूखा। इस तरीके से ये जियोग्राफी के आधार पर स्टेट्स को बांटा गया है। इनमें से कुछ जो स्टेट्स हैं वो है जैसे नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, जो कि इस आधार पर बांटे गए हैं। किस आधार पर? कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी के डिफरेंसेस के आधार पर। और स्पोकन लैंग्वेज वाले यानी साउथ इंडिया के ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज बेस्ड पर हैं। जैसे कि केरला अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर ज़्यादातर मलयालम स्पीकिंग पीपल आपको मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप तमिलनाडु चले जाएं तो वहाँ पर तमिल स्पीकिंग्स मिलेंगे। आंध्र प्रदेश चले जाएँ तो वहाँ तेलुगु स्पीकिंग वाले लोग आपको मिलेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे। इसके बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड हमें बताती है व्हेन द डिमांड फॉर द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, मतलब जब ये मांग उठी कि स्टेट्स बनने चाहिए, किस बेस पर? लैंग्वेज के बेस्ड पर। तो क्या हुआ? सम नेशनल लीडर्स फियर्ड, कुछ जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उनमें इस बात का डर बैठ गया कि ऐसा ना हो अगर हम अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के राज्य बना देंगे तो कहीं ऐसा ना हो ये डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए हमारी कंट्री का। डिसइंटीग्रेशन का मतलब जो हमारे में एकता है, हमारे देश में जो सब साथ साथ रहते हैं तो एकता रहती है, ऐसा ना हो ये एकता जो है ये बंटवारे में बदल जाए। मतलब ये ना हो कि वो लोग अलग अपना नेशन बनाने लगे, कहीं हम तो सब एक जैसी भाषाएं बोलने वाले, हमको एक जैसे अधिकार चाहिए, हमें अलग अपना राष्ट्र चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ, जो बड़े नेता थे, बड़े लीडर्स थे हमारे देश के, उनमें कुछ डर व्याप्त था। लेकिन कुछ दिनों तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस जो ये प्रपोज़ल था लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स को डिमांड मतलब बनाने का, इसको क्या किया? रेजिस्ट यानी कि इसका क्या किया? विरोध किया, मना किया इस बात पर। लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ समय तक हो पाया और कुछ समय के बाद लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स जो थे उनको बना दिया गया। अब आगे देखते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस रहे लैंग्वेज बेस्ड स्टेट के बनने के बाद, काफ़ी समय तक जो एक्सपीरियंसेस रहे वो ये बयान करते हैं या ये बताते हैं कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। मतलब इन्होंने क्या किया है, जो हमारा देश है उसको ज़्यादा यूनाइटेड किया है, उसमें मतलब ज़्यादा एकता का प्रवाह किया है। माने बंटवारे की बजाय वो क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? एकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ईजी टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड, बिल्कुल सही। और वहाँ पर जो प्रशासन है वो भी आसान है, क्योंकि जब एक जैसी भाषाएं बोलने वाले हैं
तो वो ज़्यादातर एक जैसे कल्चर को फॉलो करते हैं और वहाँ पर जो भी त्यौहार होते हैं या ज़्यादातर चीज़ें लगभग सेम टू सेम होती हैं या सब एक दूसरे की चीज़ों का सम्मान करते हैं। तो इसलिए क्या होता है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी आसान है, सरकार को काम करने में काफ़ी आसानी रहती है। इस तरीके से आपने जो छोटा सा टॉपिक था लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाला टॉपिक देखा और ये देखा किस तरह से जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में। अभी हम आगे आएंगे तो और टॉपिक्स इसके छोटे छोटे हैं जो 2 बचे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसको भी हम आगे आके अभी अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। पहले आप इस छोटे छोटे वीडियोज़ को देखते रहिए जिससे आपके ये टॉपिक्स जो हैं कवर होते रहें। आप ये कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो बुक को अपनी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी और उसके साथ आप इस वीडियो को देखने के बाद ही उस बुक को पढ़ें, बहुत ही आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे आपको बुक करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ अदर ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। और इफ़ यू लिव इन हरदोई देन कॉन्टेक्ट मी फॉर ऑफलाइन क्लास ऑन दिस नंबर। थैंक यू। We will meet in the next video. Till then, tata, bye bye. Thank you.